आरएसएस पर से सीखो, और हम उसके घोर विरोधी हैं, लेकिन वो माइंड गेम खेलते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं, तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। आरएसएस का एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, देश के अंदर नफरत जो फैलाने की बात हो रही है, देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। संघीकरण करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत संघीकरण अब नहीं कर पाएगी। खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हाल में आपने ये दावे सुने होंगे, नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हो गए हैं, मोहन भागवत ने लोक कल्याण मार्ग पर मिसाइल चला दी है। लेकिन इन दोनों एजेंडों को मोदी के आरएसएस कार्ड से सीधा जवाब मिल गया। आरएसएस को लेकर पहले ऐसे किसी फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 साल से सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर लगा बैन हटा दिया है। इस पर हंगामा मचना था तो मचा। क्या क्या कहा जा रहा है जान लीजिए। पहले कह रहे हैं कि मोदी विचारधारा के आधार पर सरकारी दफ्तरों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, कर्मचारियों की निष्पक्षता और संविधान की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, संविधान बदलने का इरादा कामयाब नहीं हुआ तो संस्थानों पर कब्जे की तैयारी हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान है, 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। सवाल पब्लिक का है कि नरेंद्र मोदी का आरएसएस कार्ड किसको संदेश दे रहा है? क्या मोहन भागवत के दबाव में आने के विपक्ष के दावे में दम है, या ये राहुल गांधी को मोदी का जवाब है? 30 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने जब सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस वाला ये बैन लगाया था, उसके पहले 7 नवंबर को गौ हत्या वध पर कानून बनाने की मांग पर आरएसएस समर्थित आंदोलन को पुलिस की गोलियों से कुचला गया था। माफ कीजिएगा, कई साधु संत इस गोलीबारी में मारे गए थे। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के मुताबिक आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से हिल गई इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। सवाल पब्लिक का है कि क्या हिंदुओं को दबाने के लिए इंदिरा सरकार ने आरएसएस वाला बैन लगाया था? आरएसएस के विरोध में बीते कुछ वर्षों में उसकी तुलना हिटलर के नाज़ी सोच के साथ की गई है। आरएसएस के नाम पर हिंदू राष्ट्र का हव्वा खड़ा किया जाता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों का रास्ता रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन था। क्या ये सही है, या फिर विचारधारा चुनने की सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो दी गई है? क्या अब सरकार में खुलकर जिएगा स्वयं सेवक? मोदी का आरएसएस कार्ड किसको किसको संदेश है? सवाल पब्लिक का आज यही है। दो 2025 में आरएसएस 100 साल का हो जाएगा। देश में आरएसएस को लेकर जिस तरह अलग अलग राजनीतिक पाले बटे, ऐसा किसी दूसरे संगठन के लिए शायद ही हुआ हो। इसलिए आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने की छूट देने पर तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसे भी मौके आए हैं जब आरएसएस की विचारधारा के विरोध में खड़े लोगों ने भी आरएसएस को सराहा है।
दावों के मुताबिक 1962 के युद्ध में आरएसएस की राष्ट्रवादी भूमिका को देखते हुए पंडित नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था। जून 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय गए थे। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार के लिए विजिटर बुक में लिखा था, आज मैं यहाँ भारत माता के एक महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा कहने के आरोपों में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा तक चल रहा है। सुनिए, आज जब आरएसएस को लेकर यह फैसला मोदी सरकार ने किया तो कैसा विरोध किया जा रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक है, लोकतंत्र की मान्यताओं की विपरीत है और ये संघीकरण करना चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत संघीकरण अब नहीं कर पाएगी। जनता ने इनको हमारे यहाँ से नकार दिया है। धर्म पर आधारित राजनीति अब नहीं चल पाएगी। सांप्रदायिकता की राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये हटेगा और पाबंदी जो लगाई गई थी वो रहेगा। आरएसएस का एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, देश के अंदर नफरत जो फैलाने की बात हो रही है, देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। देश मोहब्बत से ही चलेगा। सरकारी कर्मचारी का एक विचारधारा के साथ समर्थन का कोई मतलब नहीं है कि आप एक विचारधारा का समर्थन, उस विचारधारा के अगेंस्ट देश के अंदर उस विचारधारा के अगेंस्ट 70% लोग हैं। ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं। आरएसएस पर फैसले के विरोध में कहा जा रहा है कि इससे संस्थानों का राजनीतिकरण होगा, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि सरकारी संस्थानें खासकर विश्वविद्यालयों में कांग्रेस का इकोसिस्टम, लेफ्ट और खुद को लिबरल कहने वाली विचारधारा के जो लोग बैठे हैं उनको वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर छूट क्यों है। दर्शक खुद तय करें कि आरएसएस, जो कि खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, उसे लेकर कर्मचारियों पर हटा बैन कितना सही है। लेकिन यहां बहस एक और भी है, क्या आज का विपक्ष विरोधी विचारधारा को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। सुनिए, आज जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो आज सवाल पब्लिक का, मोदी का आरएसएस वाला फैसला मोहन भागवत का दबाव है या राहुल गांधी को सीधा जवाब। आरएसएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर हटा बैन राष्ट्रवाद बढ़ाएगा या राजनीतिकरण। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी आवाज दबाने की कोशिश हुई, क्या विपक्ष विरोधी विचारधारा को स्वीकार ही नहीं करता। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, तहसीन पूनावाला कांग्रेस सपोर्टर हैं, असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रतन शारदा
आरएसएस के विचारक हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी को जाता है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल तो यही है, ये जवाब आरएसएस के दबाव में है या फिर राहुल गांधी को जवाब देने की एक कोशिश के 58 साल पुराना एक जो रूल था सरकार का उसे हटा दिया गया। कहने में आता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुननी पड़ रही है आरएसएस की कई बातें कि किस तरह से सरकार ने संगठन और आरएसएस से अपने आप को बड़ा सुना। तो विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये आप इस बार आरएसएस के सरसंघचालक को और आरएसएस के काडर को खुश करने की कोशिश में कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी को जवाब है। देखिए नविका, ये विपक्ष की वैचारिक शून्यता है। विपक्ष को संघ के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने का काम करता है। एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से निर्णय लिया गया था 1966 में, और निश्चित तौर पर यह निर्णय बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था, और जनता ने इस निर्णय को कभी स्वीकार भी नहीं किया। मैं ऐसे दर्जनों शासकीय कर्मचारियों को जानता हूं केंद्रीय सेवा में जो सेवाएं दे रहे हैं, और वो लंबे समय से संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं। इस तरह के ऐसे निर्णय जिसको जनता स्वीकार ही न करती हो, ऐसे किसी निर्णय का न जनता के बीच में प्रभाव होता है, न उसकी कोई प्रासंगिकता बनी रहती है। इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब देश के कानूनों से गुलामी मानसिकता को हटाने के लिए बहुत सारे कानूनों के, बहुत सारे नियमों की हम समीक्षा कर रहे हैं, तो हमने जब एक तरफ इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी, हमने एविडेंस एक्ट, इस तरह के तमाम जो कानून थे जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, हमने उन कानूनों को भी भारतीय सापेक्ष बदलने का काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून जो देश के लिए अनावश्यक हो चुके थे, उनको रद्द करने का भी काम किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स का, इन सबकी समीक्षा कर रहे हैं। और उस समीक्षा में एक ये भी आदेश ध्यान में आया कि ये जिसका वास्तविकता में कोई प्रयोजन नहीं है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से लागू किया गया था, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया, इस ऑर्डर को ठीक करने का काम किया गया कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, और भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) इस बात के लिए सबको इजाजत देता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन के साथ अपना जुड़ाव कर सकता है, अपनी संस्था बना सकता है, उसके साथ जा सकता है, और भारत के संविधान का अनुपालन किया गया है। तो राकेश त्रिपाठी जी, 11वें साल में क्यों याद आया? 10 साल से भी तो आप ही की सरकार थी। पहले ये बात नहीं याद आई कि ये प्रयोग में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है? ये अब जाके 2024 के चुनाव के बाद ही आपको याद आया कि ये एक आउटडेटेड रूल है, इसे हटा देना चाहिए? लेकिन अमेरिका, मैंने कहा ना कि हम बहुत सारे कामों की समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा के दौरान ये निकल करके सामने आया। इस बात की कोई डिमांड कहीं से नहीं की जा रही थी, इसको लेकर के कहीं चर्चा भी नहीं हो रही थी। ये जब ध्यान में आया तो लगा कि एक गलत आदेश है, जिस आदेश को हटा देना चाहिए, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और समीक्षा करके हटा दिया गया। बहुत सारे इस देश में ऐसे निष्प्रयोज्य पड़े हुए कानूनों को हमने रद्द करने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे नियम जो आउटडेटेड हो गए थे, उनको हमने हटाने का काम किया है। उसी में से एक ये भी है। बहुत बढ़िया, जब याद आया तो कर दिया। अब रतन शारदा जी, आरएसएस याद ही 11वें साल में आया, अब इसको क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी को जवाब है या बीजेपी की मजबूरी? ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अपने फोल्ड में लिया जा रहा है? आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, आप चाहते हैं कि बीजेपी संघ आपस में लड़े, आप वो बात खड़ा करना चाहते हैं जो है ही नहीं। क्योंकि ना तो संघ ने कभी मांगा बैन हटाने के लिए, मांगना चाहिए था, नहीं मांगा। 1977 में जब जनता पार्टी बनी है, उस समय भी ये बात हुई थी कि जनता पार्टी के उस समय के सदस्यों ने कहा कि आप आरएसएस बैन हटाने के लिए आप मांग करिए, हम उसको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। तो बाला साहब देवरस उस समय जेल में थे, जिन्होंने काफी मदद की पार्टी बनाने में। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इमरजेंसी हटने दीजिए, पहले आप इलेक्शन जीतिए, हमारे बैन का जो होगा देख लेंगे। तो उस समय पे चिंता नहीं की अपनी, और देखा कि जो भी उचित लगे वो करना चाहिए। इसी तरह 1900 जब वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी बैन हटाया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको वापस लाया। तो ये तो एक प्रकार का संघ को प्रताड़ित करने का प्रयत्न है सालों साल, और ये प्रयत्न आज से शुरू नहीं हुआ, ये 1947 से शुरू हुआ। और जैसे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि 13 अक्टूबर 1947 में सतारा कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि आरएसएस को नष्ट करने के लिए कदम उठाए जाए। अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं उठाती, जिसके मुख्यमंत्री बीजी खेर थे,
तो हम इसको 1942 के आतंक की तरह इनको हटाएंगे। बीजेपी ने समझाया कि व्यर्थ में अपनी ताकत मत वेस्ट करो, और वो रुक गया, लेकिन वो रेजोल्यूशन गया नहीं। उसके बाद 17 जनवरी 1948 बिफोर गांधी जी असैसिनेशन, उन्होंने फिर एआईसीसी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लो आरएसएस के अगेंस्ट। और इसके बाद फिर जो सर्कुलर जो चला था अंग्रेजों के जमाने 1932 कि सरकारी मुलाजिम काम नहीं कर सकते, आरएसएस में जा नहीं सकते। बाद में जब वो नहीं चला 1933 में उन्होंने कहा टीचर भी नहीं जा सकते। ये सब कहने का यही इन्होंने वापस अंग्रेजों का कानून लाया और 1948 में फिर लाया। हजारों लोगों की नौकरियां गई, हजारों लोगों के बिजनेस गए। ये सारा जो नौकरियां और सारे जो इनके घर दरबार के अलग बात है। 1948 में इनका इतना सहयोग था हिंदुओं के प्रति कि गांधी जी की हत्या के बाद में इन्होंने हजारों या सैकड़ों, हमको नंबर ही नहीं पता, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर के बेल्ट के अंदर उनके घर बर्बाद किए, लोगों को मार डाला। एक ऐसी महिला को मिला जिसकी माँ उसको, एक लड़के को मिला जिसकी दादी उसको जलते हुए वाड़े से पहले फ्लोर से कूद के बचाया था जिसने। ऐसी एक कांग्रेस है। और ये जो लेबल है अंग्रेजों ने कम्युनल का दिया था, कांग्रेस आगे चलती रही। और जहां तक सवाल बदलते आयाम का है, आप देखिए उसके बाद में मैंने और भी कोई उदाहरण दे सकता हूँ जिस प्रकार से आरएसएस को दबाने की कोशिश गांधी जी की हत्या के पहले थी, क्योंकि पार्टीशन में केवल आरएसएस ने काम किया, कांग्रेस के नेताओं को भी पाकिस्तान से भारत में लाने में संघ ने मदद की। हैदराबाद की नेहरू जी की मीटिंग को बचाने से मुस्लिम लीग के गुंडों से आरएसएस ने थोड़ा सा हार्ट अटैक हो रहा है यहाँ बैठकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तमाम तथ्यों से क्या हो गया तहसीन जी? मतलब आप एक राष्ट्रीय चैनल हो, आकर कुछ भी आप बोल दो। मैं पुणे से आता हूँ, जिन्होंने गोडसे और आप्टे, देश के पहले जो देशद्रोही और आतंकवादी थे, जिन्होंने, देखिए प्लीज, आप अगर आप मुझे इजाजत पैदा भी नहीं थे, आपको नहीं, देखिए नहीं बोलने देंगे, ये जनता तक सच नहीं जाने देंगे। जब तक झूठ जाएगा ये बोलेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ तो सच नहीं आने देंगे। दीजिए जवाब, आप बाद में दीजिए जवाब, पहले मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपका थोड़ी अनलिमिटेड समय, 1 मिनट का समय होता है। आप बोलते ही जाओगे, कुछ भी बोलोगे व्हाट्सएप से, बिना किसी तथ्य से। पूर्णा नहीं हो गया तो वो नहीं बोल रहे। मैं आपको बता, रतन शारदा जी ने किताब लिखी है इस पर, बाकायदा वो लेखक है। एक व्यक्ति ने खुद किताब लिखकर उसमें खुद को वीर कहा था, वो बात नहीं है। मैं आपको बता दूं प्लीज, चलिए रतन शारदा जी, आप तीन तथ्य ऐसे रखिए जिस पर मैं तहसीन पूनावाला का जवाब लूंगी। आप रखिए 3 तथ्य। कुछ भी सावरकर को वीर सावरकर ने खुद ने नहीं बोला था, उनके प्रशंसकों ने बोला था। झूठा बात करा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी है, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अगर आपको सुनना है तो मैं और सुनाता हूं। सरदार पटेल ने कहा कि इस प्रकार से संघ को दबाने की कोशिश मत करें, कानपुर का ये भाषण है, आप इस तरह का दबाने की कोशिश ना करें, वो देशभक्त लोग हैं। बाद में बैन के समय उन्होंने कहा, मतलब नहीं थे, आरएसएस सही काम कर रहा है, आरएसएस सही काम कर रहा है, अगर वो कांग्रेस में ज्वाइन कर ले तो आरएसएस को हम अच्छा मानेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर आरएसएस जाए तो बढ़िया, कांग्रेस के बाहर जाए तो आरएसएस का गलती। और अभी सुन लीजिए इंदिरा जी ने क्या किया था। इंदिरा जी ने बैन जब लगाया था, उन्होंने इमरजेंसी पॉलिटिकल बैन लगाया था, लेकिन वनवासी कल्याणाश्रम विवेकानंद केंद्र में बैन नहीं लगाया। नॉर्थ ईस्ट में उनको काम करने दिया। विवेकानंद केंद्र के रॉक मेमोरियल में वो जाकर रही, आरएसएस वालों के साथ खड़ी रही, और उन्हें स्कूल बनाने के लिए जगह भी दी। तो ये जो आपका जो है ना विरोध संघ का, तो आपको पता ही नहीं है। राजीव गांधी ने संघ के साथ बैठ के, बीएच में बैठ के राम मंदिर में बात की, पीवी नरसिम्हा राव ने की। तो आपका जो भी एक आजकल का जो कांग्रेस है विरोधी रूप, सवाल मैं ये पूछूंगी, बिल्कुल मैं सवाल ये पूछूंगी, ये जो तथ्य रखे हैं रतन शारदा जी ने, वो एक तरफ, दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्या कॉन्स्टिट्यूशन का और संविधान का जो हक है, वो आप लहराते हुए इस चुनाव में सबको बता रहे हैं कि आप संविधान की सुरक्षा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को नहीं होनी चाहिए? और जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो अपनी तरफ तो लिबरलिज्म चाहता है, ऑफिसर्स की तरफ किसी को मन है वो जाए, नहीं मन है ना जाए, जो भी करे। पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, ये सिर्फ ऑफिसर्स पर आरएसएस के बनाम क्यों रोके जा रहे हैं? इस पर तो आपको जवाब देना चाहिए। मैं संक्षेप में उसका जवाब देते हैं। आपको कुछ तथ्य विद डेट्स पढ़ के बताता हूं। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या कोई ऑफिसर जमात इस्लाम ज्वाइन कर सकता है, या कोई नक्सल मूव, कोई नक्सल आइडियोलॉजी का कोई अगर संगठन हो जो पीसफुली चाहता है कि लेफ्ट विंग
लेफ्ट विंग रेवोल्यूशन हो पीसफुली, वो ज्वाइन कर सकता है। आरएसएस देश के संविधान को इंपोर्टेड कहा, उसने कहा उसमें मनुस्मृति का कोई हिस्सा नहीं है, देश के तिरंगे को इन लोगों ने कहा कि अशुभ है। 20 दिसंबर 1948 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक चिट्ठी लिखते जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को। मैं 5वां पॉइंट पढ़ते बताता हूं। आरएसएस एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो वायलेंट मीन्स से फैसिज्म को प्रमोट करता है। देश के पहले राष्ट्रपति, मैं तो डेट के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं। पढ़िए, मैं झूठ बता, कोट कर दीजिए। पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्र है, बताइए, फैक्ट चेक आपके टीम को बता दीजिए। हो गया राष्ट्रपति 20 दिसंबर 1948 चिट्ठी लिखा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, और आज बता दीजिए कि आरएसएस का कोई लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इनका मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं, इनके पास पैसे कहां से आते इसका हिसाब नहीं, इनका ऑडिट होता नहीं। इनके पास पैसे कहां से आते, ऑडिट के साथ फॉरेन फंडिंग के साथ। ये एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आज भी आरएसएस। क्यों अनरजिस्टर्ड है? इसीलिए क्या आप अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं? राधिका जी, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, आप टाइम्स नाउ का हिस्सा है, क्या आप टाइम्स नाउ रजिस्टर्ड है ना, क्या आप कोई अनरजिस्टर्ड उसमें जा सकते हैं? और नहीं, मैं आपसे पूछा, अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखिए। ब्यूरोक्रेट्स को देश की सेवा करना चाहिए, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कीजिए ना। वैसे तो सबको लोग बोलते हैं कि आप आपका नाम डिस्प्ले कीजिए, रजिस्टर क्यों नहीं करता आरएसएस? क्यों नहीं करता अपने आप को रजिस्टर? क्योंकि फंडिंग कहां से आएगी। मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके शो पे एक चीज कहा गया था कि कांग्रेस ने हिंदुओं की हत्या की गांधी जी के कत्ल के बाद। मैं पुणे से आता हूं, मैं 10 सेकंड लूंगा। गांधी जी की हत्या करने वाले देश के 2 पहले आतंकवादी थे, गोडसे और आप्टे। इन्होंने, ये चौथा अटेम्प्ट था गांधी पर। जब एक अटेम्प्ट हुआ गांधी जी पर, मेरे दादाजी उनके साथ थे, वो पंचगनी जाते, मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं। जब गोडसे और आप्टे ने उनका कत्ल किया, उनको पहचानने वाले पूना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गाडगिल साहब थे। उन्होंने पहचाना, कहा ये लोग जुड़े हुए संघ से, ये लोग ने अरेस्ट किया। जब पुलिस कमिश्नर ने नेहरू जी को फोटो लाया था इनका, ये लोग कह रहे हिंदुओं का, गाडगिल क्या मुसलमान थे? उन्होंने सोमनाथ टेम्पल बनाया। यहां का टीवी पे कुछ भी बोलना बिना व्हाट्सएप के, मतलब कुछ भी आप आकर बोल दो मैंने किताब लिखी तो ये हो गया वो हो गया। अरे गाडगिल साहब ने आइडेंटिफाई किया उनको। इस मुद्दे पर तो मुकदमा चल रहा है ना, मुकदमा चल रहा है। जो कहा गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि रजिस्टर्ड नहीं है, पैसे कहां से आते हैं? नहीं, राजेंद्र प्रसाद एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, भाई 50, 55, 60 साल तो कांग्रेस की सरकारें थी। फंडिंग पर सवाल, फंडिंग पर इन्वेस्टिगेशन अगर चाहते थे तो कर सकते थे, कभी की? फंडिंग पर कभी भी कोई मुद्दा उठाया कांग्रेस पार्टी ने? कभी नहीं उठाया। हमेशा इस बात का डर लगा रहा कि भाई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र के हिसाब से करते हैं। भाई हिंदू राष्ट्र था तो पंडित नेहरू ने 1963 में क्यों बुलाया था उनको और रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने को कहा था? अगर इतने ही एंटी इंडिया ये संगठन था तो तब क्यों बुलाया था? क्यों इंदिरा गांधी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे 1977 में? इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो आज फंडिंग का जवाब आ गया है। और जैसे कि बाकी एनजीओज की जो फंडिंग है वो सब ठीक है, जिनको सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी कांग्रेस के व्यक्ति से किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, अब तहसीन भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है थोड़ा उत्साह में वो बोले जो बिल्कुल तथ्य से परे है। अब रतन शारदा जी ने जो कहा, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था, दोनों को फर्क समझिए। इसको दोबारा बोलने से पहले सोचिएगा जरा तहसीन। और ये जो आतंकवादी करने की कोशिश है ना, ये हिंदू आतंकवाद की कोशिश बहुत पुरानी थियरी। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, एक लाइन की बात। लेकिन ये कहना कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, यही वो सोच है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस देश में नहीं बढ़ने देना चाहती। क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती? जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना तो आजादी के आंदोलन में तो वो भी शामिल थे। 1930 के जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार शामिल थे। थोड़ा पढ़ लिख लीजिएगा, ये सब मैं व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, ये किताब में पढ़ना पड़ेगा, जो इतिहासकारों ने गायब कर दिया। क्यों बनाया? हेडगेवार जी तो स्वयं एक कांग्रेसी थे, लेकिन वो कांग्रेसी किसी नेहरू जी, किसी इंदिरा गांधी, किसी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार की पार्टी नहीं थी। वो लाल बाल पाल वाली पार्टी थी।
जिसमें नरम दल गरम दल दोनों हुआ करते थे, जो हिंदुत्व की खुद लड़ाई लड़ती थी, जिसके लिए 1937 में कहा गया कि ये हिंदू कांग्रेस है और जिन्ना वाली ये मुस्लिम कांग्रेस है। अब जरा इसको समझिए, जब ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, ये इसके लिए आपको थोड़ा पुरानी जाकर किताबें पढ़ना पड़ेगा। और जो रतन शारदा जी ने कहा, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की तो इन सारे इलाकों में जो भी चित्पावन ब्राह्मण थे उनको खोज खोज कर हत्या कर दी गई। कैसे की गई थी? फिर देश ने 1984 में देखा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिखों की खोज खोज कर हत्या देश भर में हुई। तब भी राजीव गांधी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, ज्ञान लीजिए जो तथ्य। अब एक लाइन की बात, किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अगर देश के लिए बात करने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इसका मतलब जो लोग सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं थे उनकी मंशा में कुछ गड़बड़ है, और संघ पर प्रतिबंध लगाकर भी देख लिया, हटाने से कुछ नहीं होगा। हटाया, बड़ा अच्छा काम किया, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी सरकार को, इससे ज्यादा। और देश को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, शाखा खुले में लगती है। किसी दिन जाइए, जरा बता दीजिए क्या है। अगर राष्ट्र नायकों की बात करना, व्यक्ति निर्माण की बात करना, राष्ट्र निर्माण की बात करना, भारत की एकता अखंडता की बात करना, अखंड भारत की बात करना ये गलत है, तो आप उसको कहिए, ये एक आइडियोलॉजी हो सकती है, विचार हो सकता है। राजकुमार भाटी जी, आजादी के बाद कांग्रेस के पहले दोनों अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया और पुरुषोत्तम दास टंडन ये आरएसएस के विरोध में नहीं थे, बल्कि जब इस ऑर्डर पर 58 साल पहले बैन लगा था तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस वक्त उन्होंने डिमांड किया था कि गौ हत्या की बिल एक आनी चाहिए ताकि गौ हत्या इस देश में बंद हो। और उसी प्रदर्शन में कहीं ना कहीं गोलियां चली, हिंदू मरे, साधु संत मरे, और उसके बाद इंदिरा गांधी हो गई खफा और तब से आरएसएस बैन हुई। आज 58 साल पुरानी बात को याद करना, दोहराना, देश भी आगे बढ़ चुका है और देश के हर संगठन ने आगे की दुनिया देखी है, लेकिन इस बात पर यह कहना कि ये राजनीतिकरण है, ये किसी न किसी तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का कब्जा हो रहा है, क्या ये सही है राजकुमार भाटी जी? देखिए, हमारा संविधान और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्ष और मतलब किसी दल में ना हो ये उम्मीद करता है उनसे, वो किसी से जुड़े हुए ना हो। अगर आप इससे सहमत हैं तो आपको ये खराब लगेगा बैन हटाना, और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को, ब्यूरोक्रेसी को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, चुनाव आयोग के सदस्यों को, न्यायाधीशों को, सबको पार्टी खुलकर राजनीति करनी चाहिए, पार्टियां ज्वाइन करनी चाहिए और राजनीतिक संगठनों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, तो फिर ये खराब नहीं लगेगा। अब दूसरी बात आती है, अगर कोई ये कहता हो कि नहीं संघ राजनीति नहीं करता है, तो मैं इसे केवल अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं कह सकता। जो जरा सा भी समझदारी रखता है आदमी, जो जरा सा भी जानकार है, वो सब जानते हैं कि आरएसएस खुले तौर पर राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ही एक शाखा है। जिस तरह और संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दूसरे संगठन, उसी तरह एक भारतीय जनता पार्टी भी उनका प्रकोष्ठ है। आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करते हैं, उनके संगठन में संगठन मंत्री आरएसएस से ही आते हैं। तो ये राजनीति, पहली बात तो राजनीतिक संगठन होने के कारण नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को उसमें शामिल होने की छूट नहीं होनी चाहिए। नंबर एक बात तो ये। दूसरा, आरएसएस का इतिहास कोई बहुत शानदार इतिहास, गौरवमयी इतिहास देश के लिए तो है नहीं। आरएसएस के लिए, लोगों के लिए कुछ भी हो, रतन शारदा जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ था। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस का हाथ था। सरदार पटेल को तो ये लोग बहुत मानते हैं। सरदार पटेल के पत्र ही पढ़ लें आप। सरदार पटेल ने साफ तौर पे लिखा है कि बेशक हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस की शाखाओं में मिठाई बांटी गई और खुशियां मनाई गई, उससे सिद्ध होता है कि आरएसएस इस षड्यंत्र में शामिल है। और गॉडसे आरएसएस का मेंबर थे, कई लोगों ने बाद में सिद्ध किया। और जो आयोग बना था, आयोग में भी ये
सिद्ध हुआ बाद में। हालांकि सावरकर जी की उस समय तक मृत्यु हो चुकी, जब तक रिपोर्ट आई सावरकर भी इस हत्या में शामिल थे। आपने जो कहा रतन शारदा जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 2-3 वाक्य और बोलना चाहता हूं। ओके, 2-3 वाक्य नाविका जी। जी खत्म नहीं नाविका जी, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, वो खूब करें। खत्म कीजिए। देखिए, फिर जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, तब आरएसएस के तत्कालीन जो वो थे संघ प्रमुख थे गोलवलकर जी, उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, ये कटिंग पेस्टिंग का नकल का संविधान है, विदेशी संविधानों से चोरी किया हुआ है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। तिरंगे झंडे के आरएसएस खिलाफ था, सावरकर ने उसका विरोध किया, आरएसएस ने विरोध किया। इन्होंने कहा ये 3 रंग अशुभ होते हैं, हमें भगवा झंडा चाहिए। और आरएसएस की देश में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं सब में संदिग्ध भूमिका रही है। कई किताबें इसमें आई हैं अच्छे विद्वान लेखकों की, उन्होंने प्रमाणों के साथ लिखा है कि भारत में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं उनमें ज्यादातर में आरएसएस की भूमिका होती है। तो ऐसे बदनाम संगठन से, ऐसे देश विरोधी संगठन से, शुद्ध राजनीति करने वाले संगठन से अगर सरकारी कर्मचारी जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, कार्यपालिका जुड़ेगी, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। कि इसलिए इसका सबको विरोध करना चाहिए। और ये बैन एकदम सही था आरएसएस में की शाखाओं। और अभी रतन शारदा जी ने एक तथ्य और रखा 1977 का। 1980 में जनता पार्टी केवल इस बात पे टूटी थी कि जनता पार्टी के बाकी लोगों ने ऐतराज किया था कि ये लोग डबल सदस्यता रखते हैं, जनता पार्टी की सदस्यता भी रखते हैं और आरएसएस की भी रखते हैं, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, आरएसएस से संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसी बात पे जनता पार्टी को छोड़कर जनसंघ अलग हुआ था और रतन शारदा जी जवाब दें, अपनी पार्टी बनाई। देखिए, पहली बात दोहरी सदस्यता तब भी थी जब जनता पार्टी बनी थी। समाजवादियों का काम है जब लगे कि सत्ता पे आ गए तो दूसरों को लात मार दो। तो जब आरएसएस के सपोर्ट से सत्ता में आ गए उन्होंने कहा लात मार दो, वरना ये तो पार्टी बनी तब भी पता था कि आरएसएस बीजेपी के संबंध है। क्या ये कंडीशन डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। दूसरी बात, सरदार पटेल ने गुरुजी को एक पत्र लिखा 11/8/1948। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि संघ ने संकट के समय हिंदू समाज की सेवा की। जिन इलाकों में जरूरत थी उनमें संघ के युवकों ने महिलाओं और बच्चों के प्राणों की रक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया। लेकिन मेरा मानना है कि संघ के लोग अपनी देशभक्ति के कार्य को केवल कांग्रेस के सहयोग से ही कर सकते हैं। के.एम. मुंशी ने कहा, देश के बंटवारे के दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में संघ के युवाओं ने पंजाब सिंध के असाधारण साहस का परिचय दिया। इन युवकों ने हजारों महिलाओं की इज्जत, बच्चों की जान बचाई। अपने कर्तव्य को निभाते हुए कई युवकों की जान चली गई। अब ये कह रहे हैं कि बदनाम संगठन जो समाजवादी पार्टी जिहादी लोगों को अपने टिकट देती है, जो भारत माता को डायन कहते हैं, उनका राजनीति में रहने का क्या हक है? और आपसे बात करता हूँ, ये बात कर रहे हैं कमिटेड होते हैं ये लोग ब्यूरोक्रेसी में। अरे ब्यूरोक्रेसी छोड़िए, आपने तो एनएसी के अंतर्गत, यूपी के अंतर्गत एनएसी में अर्बन नक्सल जिन्होंने सीआरपीएफ के मरने का आनंद उठाया, ऐसे लोग जो नक्सलाइट थे, जिन्होंने अपना मोदी जी को, अमित शाह को फंसाने के लिए सारे झूठे गवाह खड़े किए, वो सारे एनएसी के मेंबर थे। यानी सरकार 10 साल इन लेफ्टिस्ट लोगों के हाथ से चल रही थी। वो ब्यूरोक्रेट से ज्यादा कठिन है। लेकिन राइट की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। बल्कि सिर्फ ये नहीं, अखिलेश यादव जी ने आज क्या कहा आप वो भी सुन लीजिए। आज क्या कहा सुनवाना चाहती हूँ राजकुमार भाटी जी आपको। एक मिनट, सरकार की नाकामी भी नहीं बचा पा रही सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए, अब ये भी सरकार की नाकामी है। छतरी पकड़ी हुई है फिर भी गीले हो रहे हैं, तो इसके लिए भी अखिलेश जी ने सरकार की नाकामी गिना दी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी राजकुमार भाटी जी, चाहे मुस्कुरा रहे थे मंद मंद अखिलेश जी, लेकिन विपक्ष ने तय कर लिया है कि हर चीज पर हमको हंगामा करना है और सरकार की नाकामी याद करानी है। ये एक सेट पैटर्न बन गया है। लेकिन असीम वकार साहब, आपको किस बात से दिक्कत है? नहीं, मुझे आप थोड़ा 10 सेकंड दे देती तो बढ़िया होता। 10 सेकंड अगर दे देना विकास जी। फिर असीम वकार जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। दोष जो है वो, देश जो है वो 2 जगह बटा हुआ है। एक वो लोग जो देश के साथ खड़े हैं, देश के लोगों के साथ खड़े हैं, देश की एकता अखंडता के साथ खड़े हैं। एक वो लोग जो देश के विरोध में, देश की एकता अखंडता मोहब्बत के विरोध में और धर्म विशेष के साथ खड़े हैं।
मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपसे नहीं, पूरे देश से सवाल पूछ रहा हूं। आरएसएस की जो शपथ है, ओथ, वो ये है कि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा, और हमारे देश की जो संविधान की रक्षा है, जो आईएएस आईपीएस और मंत्री लेते हैं, वो कहते हैं कि संविधान की रक्षा, भारत की रक्षा, भारत के लोगों की रक्षा, भारत के रहने वालों की रक्षा। अब जब भारत के संविधान की शपथ लेने वाले लोग, भारत की हर व्यक्ति, हर धर्म की रक्षा करने वाले शपथ लेने वाले लोग जब आरएसएस की शाखा में जाएंगे तो वहां पे उनको शपथ लेना पड़ेगी हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा, तो फिर एक शपथ झूठी है। अब चाहे वो देश की शपथ झूठी हो, चाहे आरएसएस की शपथ झूठी हो, लेकिन एक आदमी दो शपथ नहीं ले सकता। तो आपको यह तय करना है कि शपथ कौन सी ली जा रही है और सच्ची शपथ कौन सी है। तो सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी दे रहे हैं। मैं 30 सेकंड उन्होंने देश की सुरक्षा, मुझे भी कुछ कहना है। मुझे ये बताइए, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ने कहा कि ये देश दो हिस्से में बंट गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, आसिम वकार कह रहे हैं कि देश दो हिस्से में बंट गया है। देश दो हिस्से में नहीं बटा है, देश दो हिस्से में बटा था 1947 में, और संघ चाहता था कि देश का विभाजन नहीं होने पाए, लेकिन देश के विभाजन के लिए जो लोग जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे, वो आज अपने आप को सेकुलर घोषित करने का काम कर रहे हैं, और जो देश के अखंड भारत की बात करते हैं उनको आप कम्युनल घोषित करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले संघ को जानो तब संघ को मानो। और संघ की शाखा, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ना, कि खुले में लगती है, कोई क्लोज डोर नहीं है, बंद कमरे में नहीं है, पर्दे के पीछे नहीं है, खुले में है। आसिम वकार साहब कभी इच्छा करे तो आ जाइएगा संघ की शाखा में, और संघ की शाखा में जाकर के संघ को जानिए, समझिए, बूझिए, तब उसके बाद किसी प्रकार की धारणा बनाइए। कई बार आसिम वकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो जय फिलिस्तीन कह रहे हो, जय भारत अभी नहीं कह सकते, आप जय फिलिस्तीन कहते हो, और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। नहीं, किसने आपसे कहा नहीं कह सकता? जय हिंदुस्तान, जय भारत, किसने कहा आपसे नहीं कह सकता? लेकिन जय फिलिस्तीन आपके नेता ने, ये तो आप झूठा आरोप लगा रही हैं। अपना जब शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोला, जय भारत नहीं कहा। सर, मैडम, आप धार्मिक उन्माद में इतनी अंधी हो गई कि आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मैंने आपसे कहा कि जय फिलिस्तीन का नारा लोकसभा में लगा। देखिए, जो मित्र देश हैं, जो दोस्त देश हैं, देखिए, जय फिलिस्तीन भी हो सकता है, जय अरब भी हो सकता है, जय नेपाल, जय लंका, जय भूटान, जय बांग्लादेश, लेकिन चीन जय नहीं हो सकता। चीन दुश्मन देश है, और पाकिस्तान भी जय नहीं हो सकता, वो दुश्मन देश है। मैडम, मित्र देश का नारा लगाया जा सकता है, लेकिन आपने जब कह दिया, एक नारा और लगा लोकसभा में, जय हिंदू राष्ट्र कहने लगे। दुनिया के नक्शे में 241 मुल्कों में एक मुल्क बताइए जो हिंदू राष्ट्र है। कौन से राष्ट्र का नारा लगाया गया था? जिसका झंडा नहीं है, जिसका डंडा नहीं है, जिसकी जमीन नहीं है, जिसका मैप नहीं है, आप उसका नारा लगा रहे हैं। अगर जय फिलिस्तीन बोलना गलत है तो फिर जय हिंदू राष्ट्र बोलना भी गलत है। असीम वकार साहब की ये दलील है। देखिए नवक्या जी, इसीलिए कहते हैं ना कि कोई चीज मित्र राष्ट्र का नारा लगा सकते हैं किसी संसद में, ये कहां लिखा हुआ है? भारत की सरकार, मित्र राष्ट्र तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन एक नहीं, बिल्कुल नहीं बोली जा सकती। मित्र ये देशद्रोही सैल्यूट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो आप जय इजराइल बोलते हैं ना, क्यों नहीं बोलते? मित्र देश के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर खड़ा हुआ जा सकता है। जय इजराइल बोलिए। क्या बात कर रही हैं आप? जय इजराइल बोलिए। और ये क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भारत माता की जय पर सवाल ये खड़ा करते हैं। फिलिस्तीन छोड़ दीजिए, फिलिस्तीन तो इनको प्रेम उबाना आता है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। भारत माता की जय के समय AIMIM के सभासद नहीं खड़े होते हैं, वंदे मातरम ये नहीं गाते हैं, और ये बता रहे हैं हिंदू मुसलमान, जिनके नाम में लगा हुआ मुसलमान। बताइए पार्टी का नाम बताइए। और जो ये लॉजिक दिया जा रहा है, मुसलमीन
और सबको संविधान की बात आप समझा रहे हैं। सवाल मैं आपसे पूछूं, मुझे भी आपसे कुछ पूछना। इमरान मसूद जी का साउंड बाइट आपने सुना होगा कि इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में मोहब्बत की राजनीति चलेगी। अब इमरान मसूद जी समझाएंगे इस देश में मोहब्बत कैसे की जाती है, बोटी बोटी कर करके। बोटी बोटी वाले इमरान मसूद बताएंगे देश मोहब्बत से कैसे चलेगा। तहसीन पूनावाला, वो कहते हैं ना, आयरनी डाइड 1000 डेथ्स। करेक्ट, मैं आपसे बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इमरान मसूद ने जो कहा गलत कहा। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अटल और अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसको जेल में डाले और जेल में वो सजा काटा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आरएसएस जो भारत के तिरंगे को कभी नहीं लहराया, दो यंगस्टर्स, प्लीज रोकना मत, जो भारत के तिरंगे को नहीं लहराया, मेरे जैसे कुछ पेट्रियोटिक लड़के आरएसएस के कंपाउंड में जाके तिरंगे को लहराए, आरएसएस वालों ने उनको जेल में डाला तिरंगा लहराने के लिए महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपसे सवाल पूछना हूं, आरएसएस इंक्लूसिव संगठन है, आरएसएस का एक भी मुखिया ना दलित समाज से आता ना ओबीसी से, क्यों एक भी दलित को नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? अगर इमरान मसूद सांसद बन सकते हैं तो आरएसएस पर सवाल उठाने का आपका कितना हक है, ये देश के दर्शक तय करेंगे। इनका दलित दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। अतुल कुमारी सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, आरएसएस का विरोध करने वाला विपक्ष ये बताए कि आरएसएस ने कब अलोकतांत्रिक या असंवैधानिक काम किया है। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, जब विपक्ष संघ के बयान का एक हिस्सा लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधता है तब कोई भेदभाव नहीं करता, अब आज के फैसले पर राजनीति कर रहा है, ऐसा क्यों? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, ये ओवैसी कब से मोहब्बत की बात करने लगे? छाया सोनी शहडोल मध्य प्रदेश से पूछ रही है, कांग्रेस ने तो आपातकाल लगाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या की, आरएसएस ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इस हिसाब से तो कांग्रेस पर भी बैन लग जाना चाहिए। क्यों आप हंस रहे? दर्शक जो है सवाल ठीक पूछ रहे हैं, जवाब दे दूं? जवाब दीजिए। लेकिन उसके पहले आपने मुझे रोका, मैं एक लाइन दोबारा से, आरएसएस का एक भी मुखिया ना दलित समाज से है ना ओबीसी से, ये इंक्लूसिव नहीं। लेकिन इमरजेंसी की बात हुई, जून 25 1975 को शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा, गलत था। अगस्त 22 1975 को इनके मुखिया देवराज साहब इंदिरा जी को पत्र लिखते हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, उसके बाद जब उत्तर नहीं मिलता उनको, वापस नवंबर में इंदिरा जी को पत्र लिखते, उनकी वापस प्रशंसा कहते सुप्रीम कोर्ट पे जो आपकी विक्ट्री उस पर भी प्रशंसा करते। यह है आरएसएस की हकीकत का। इमरजेंसी को इन्होंने अपोज किया और यह पत्र मैंने नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी इनके मेंबर ने इसको पब्लिक किया। रतन शारदा जी, देखिए मैं एक दो मुद्दों के जवाब देके तहसीन पे आता हूँ। AIMM का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिमीन वगैरह वगैरह, मतलब मुसलमान की पार्टी है। आपको संघ से प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पर आपका MP कहता है कि नूपुर शर्मा को इलेक्ट्रिक खंबे से फांसी पे लटका दो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, वो MP है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला है। यदि आप कुरान पढ़ते हैं तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी हो जाते हैं? यदि हिंदू की रक्षा शपथ लेना को गलत है, क्या मैं हिंदू की रक्षा नहीं कर सकता हूँ फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान सकता हूँ? आपके सारे बेमाने उत्तर हैं। अभी आता हूं तहसीन के ऊपर। जो बाला साहेब देवरस ने पत्र लिखे उस समय भी शुरू से लेकर अंडरग्राउंड मूवमेंट संघ चला रहा था, मैं स्वयं उसका पार्ट था, इसलिए आप मत कहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं उसका पार्ट था। पहली अंडरग्राउंड मीटिंग हुई तब भी मैं उसमें था, व्यवस्था के अंदर था। अभी आपको नहीं पता जो 1,10,000 या 20,000 लोग जेल में थे, सुनिए मेरी सुनिए, वहां पे तो इंदिरा जी की तारीफ कर रहे थे, आदत है कि आप किसी को स्कूल बांध रहे थे, इंदिरा जी को कह रहे थे आपसे तो बेटर कोई स्पीच नहीं सुनने का भी हौसला रखिए। जवाब नहीं, झूठ नहीं, पत्र में उन्होंने कहा इंदिरा जी। तहसीन पूनावाला जी, आपको कैसे पता जो आप कह रहे हैं वही सच है? आप पहले सुन तो लीजिए, नहीं आप सुन तो लीजिए। अच्छा, आप स्टूडियो का फेडर डाउन। रतन शारदा, एक्सक्यूज मी, पत्र लिखा मैं कब मना करता हूँ? पत्र टेक्निकल भी हो सकता है, पत्र अपने स्वयंसेवक को बचाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब से बैन लगा तब से लगातार अंडरग्राउंड मीटिंग के अंदर आरएसएस ने पूरा हिस्सा लिया, स्पाइन आरएसएस का था, 90% लोग जेल में गए आरएसएस ने, वो सारा गलत है क्या? आप एक पत्र को अधूरा कोट करेंगे लेकिन पूरा जो कोट है जिसके अंदर संघ के लाखों लोग, यू आर नॉट द ओनली पर्सन इन दिस। कमल छाबड़ा का दिल्ली से सवाल है, ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र की कसम खाते हैं। ये वही ओवैसी है ना
जो अभी कुछ दिन पहले ही संसद में शपथ लेने के समय जय फिलिस्तीन कह रहे थे। असीम वकार साहब, सुना आपने दर्शक का सवाल। पीयूष आहिया का राजकोट से सवाल है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बारे में तो इस तरह की बातें कभी नहीं की, क्यों भाई? अशरफ अली का अनूपपुर से सवाल है, लाल कृष्ण आडवाणी जब जिन्ना की कब्र पर गए और जिन्ना की तारीफ की तो यही बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये तारीफ दिल से नहीं की और आरएसएस कार्यालय में गए प्रणब मुखर्जी की आज मिसाल दे रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, पहले एक तो तहसीन पूनावाला की बात का जवाब दे दूं। मुझे लगता है तहसीन महात्मा गांधी जी को तो बहुत मानते होंगे और महात्मा गांधी की जी बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे, उनकी किसी बात को काटते नहीं होंगे। महात्मा गांधी जी वर्धा की संघ की शाखा में जाने के बाद उनका आज ऑब्जर्वेशन क्या है, उनके वक्तव्य क्या है, वो उसको हरिजन में लिखते हैं 1947 में, और हरिजन में लिख करके कहते हैं कि संघ में किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई छुआछूत अस्पृश्यता दिखाई नहीं पड़ती है। ये संघ की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं। लेकिन हम महात्मा गांधी की इस बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे, हरिजन में लिखे हुए उनके इस लेख को भी स्वीकार नहीं करेंगे। तमाम गैर कांग्रेसी लोग और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में जब वामपंथियों के साथ बहुत भरोसा करके उनके साथ हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे ना, तब वामपंथियों ने कैसे धोखा देकर के चाइना के साथ जाना स्वीकार किया, तब पंडित नेहरू को समझ में आया कि यही संघ के लोग हैं जो राष्ट्रभक्त हैं। तो संघ पर किसी प्रकार की जाति का कोई बंधन नहीं रहा है। यहां तो नाम जातियां लिखी भी नहीं जाती हैं, सबको उनके नाम के साथ जी जोड़ करके कहा जाता है। किसकी जाति क्या है इसकी चर्चा तक नहीं होती है। बावजूद इसके जाति खोजने वाले लोग, ये राजनीतिक दल के लोग, ये संघ में भी जाति खोजने का प्रयास करते हैं। संघ जाति के आधार पर नहीं चलता है, इस बात को आपको समझना होगा। आखिरी सवाल मैं पूछूंगी राजकुमार भाटी जी से। राजकुमार भाटी जी, जो नोटिफिकेशन सरकार का है उसकी हेडिंग में लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस। पार्टिसिपेशन, ये नहीं लिखा कि सारे जो नौकरशाह हैं वो जाकर आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शाखा में बात चल रही है देश की, कोई डिस्कशन, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जैसे कि वो किसी लेक्चर को सुनने कहीं और जा सकते हैं, वो आरएसएस भी जा सकते हैं। इस बात पर इतना तूफान। नाविका जी, एक नाम लो, मनमोहन सिंह सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट थे, कांग्रेस में गए, बहुत डिस्बैलेंस हो गई। अरे मुझे ये बताइए ना, नेहरू जी मनमोहन सिंह ब्यूरोक्रेट थे, पूरी डिबेट में तो इनका ही भाषण हुआ। नहीं, मनमोहन सिंह ब्यूरोक्रेट थे ना, वो कांग्रेस में गए। जी बोलूं मैं क्या, नाविका जी बोलूं मैं? जी भाटी जी बोलो, दे दीजिए। मैं आपसे शिकायत मैं आपसे शिकायत दर्ज करा रहा हूं कि आज की डिबेट आपकी बहुत डिस्बैलेंस हो गई और ये ऐसा लगा जैसे आरएसएस का बहुत दिख हो रहा है। हमें बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर हम इतने गैर जरूरी या तहसीन पूनावाला जी पर पूरा आरोप मैं डायरेक्ट कर रही हूं, जिन्होंने स्टूडियो में बैठकर डिसरप्ट किया। अरे मैंने क्या? नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप बोलिए। मैं केवल एक ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने आरएसएस के ऊपर आरोप लगाए, आपने रतन सारदा को पूरा समय दिया जवाब देने का। उन्होंने मेरी पार्टी के ऊपर बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद और बेहुदा आरोप लगाया। मैं 10 सेकंड आपसे मांग रहा था, आपने पूरी डिबेट में मुझे नहीं दिया। इन्होंने रतन सारदा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिहादियों को टिकट देती है। या तो ये उस जिहादी का नाम बताएं, या तो ये उस जिहादी का नाम बताएं कि किस जिहादी को टिकट दिया है। जिहादी की परिभाषा हमें बताएं, वरना ये इस डिबेट में माफी मांगे। सुन लीजिए पहले, रतन सारदा जी सुन लीजिए पहले, ये बीच में मत चिल्लाइए, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप अच्छे नहीं लगते चिल्लाते हुए। मेरी बात तो होने दें, आप मेरी बात तो सुन लें। आपने ये बोला था, आप इसे दोबारा सुन लेना कि समाजवादी पार्टी जिहादियों को टिकट देती है। जिहादी को अगर किसी को टिकट दिया तो बीजेपी ने दिया। जो एक बम विस्फोटों की आरोपी थी भोपाल से, उसे टिकट देकर लोकसभा में भेजा। अगर आप जिहादी पार्टी कह सकते हैं तो बीजेपी को कह सकते हैं। आप मेरी पार्टी के ऊपर आपने एक घटिया आरोप कैसे लगाया कि समाजवादी पार्टी जिहादियों को टिकट देती है? आप या तो उस जिहादी का नाम बताइए, वरना माफी मांगिए इस चैनल पर, जो आपने ऐसा बेबुनियाद और बेहुदा आरोप मेरी पार्टी के ऊपर लगाया। जवाब दे। आपके आजम ने कहा था भारत माता डायल है, तो जिहादी तो नहीं हुए। अरे अभी उसको अगर भारत माता को पहले उस शब्द का, उसको बात का जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, घुमाइए मत। जवाब दे रहा हूँ ना, आरएसएस जो माहिर है जिस चीज में घुमाने में विषय मत घुमाइए। दूसरी बात, किस जिहादी को टिकट दिया मुझे ये बताइए। यूपी में टेररिस्ट कितने छोड़े थे?
यूपी में टेररिस्ट छोड़ने का प्रयत्न किसने किया था? हाईकोर्ट ने रोक दिया, वो भी गलत है। आप वो भी गलत है। टेररिस्ट छोड़ने का प्रयत्न आपने क्या गलत है? आप पहले अपने टेररिस्ट छोड़ना रोका। आप उस आरोप माफ कीजिएगा राजकुमार भाटी जी, लेकिन वो आप ही की पार्टी की मोहतरमा थी जिन्होंने कहा था वोट जिहाद करो। वोट जिहाद का शब्द समाजवादी पार्टी की ही लीडर ने 10 सेकेंड वो जिहादी हो गई। मारिया आलम, उन्होंने स्टेज से कहा था, मंच से कहा था, टिकट दिया था उसे जिहादी कहना नहीं कहना। मैंने कहा टिकट नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता, मैं टिकट पे नहीं जा रही, लेकिन वोट जिहाद करो, ये मारिया आलम ने कहा। और वहां पर कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद जी भी बैठे हुए थे जब मंच से ये बात कही गई। खैर, कौन जिहादी है कौन नहीं, ये राजनीतिक उंगलियां एक दूसरे पर उठती रहेंगी, लेकिन एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें सिर्फ ये कहा गया कि 58 साल पहले लगा बैन के कोई भी अफसर किसी भी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता, उसे हटाया गया। तो इतना तूफान क्यों? क्योंकि वो राइट विंग है। चाहे आप लेफ्ट विंग के किसी लेक्चर में चले जाइए, किसी प्रकाशन में कुछ लिख दीजिए, उस पर कोई बैन नहीं है, किसी ने किसी को नहीं रोका। क्या आरएसएस का बैन हटना सही है या गलत? आप किस तरफ खड़े हैं? आज जनता से भी यही सवाल जरूर लिखकर भेजिएगा। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार। पर